स्वागत है सभी का फिर से भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम इस क्लास में आदिकाल एमसीक्यू पार्ट 3 लेकर आए हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पउम चरऊ को किसने पूर्ण किया? पउम चरऊ को किसने पूर्ण किया? ऑप्शन ए शंकर, बी हेमचंद, सी वागेश्वर, डी त्रिभुवन। तो पउम चरऊ को पूर्ण करने वाले कौन थे? तो डी त्रिभुवन। त्रिभुवन कौन थे? तो स्वयंभू के पुत्र थे। और पउम चरऊ किनकी रचना है? स्वयंभू की रचना है, परंतु यह एक अपूर्ण रचना थी जिसे पूर्ण कौन किए थे? त्रिभुवन। अगला प्रश्न है, अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्वयंभू, बी पुष्पदंत, सी रहमान, डी जो इंदु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुष्पदंत। अगला प्रश्न है, पउम चरऊ में कितने कांड हैं? पउम चरऊ में कितने कांड हैं? ऑप्शन नंबर ये है 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका सही आंसर है पउम चरऊ में 5 कांड हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कांड पउम चरऊ में नहीं है? कौन सा कांड पउम चरऊ में नहीं है? ऑप्शन ए है विद्याधर कांड, बी अयोध्या कांड, सी परशुकांड, डी सुंदरकांड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी परशुकांड। सबको पता है कि पउम चरऊ में कितने कांड हैं? 5 कांड हैं। वो 5 कांड कौन कौन से हैं? तो पहला कांड है विद्याधर कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा है सुंदरकांड, चौथा है बुद्ध कांड और पांचवा है उत्तर कांड। पउम चरऊ किनकी रचना है? तो स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न है, पउम चरऊ में कितनी संधियां हैं? ऑप्शन ए है 90, बी है 83, सी है 82, डी है 85। तो पउम चरऊ की संपूर्ण रचना में 90 संधियां हैं। जब स्वयंभू ने पउम चरऊ की रचना की थी तो उन्होंने इसमें 83 संधियां जोड़ी थी। तो उनके पुत्र त्रिभुवन ने पउम चरऊ में 7 संधियां और जोड़कर इसे पूर्ण कर दी। तो इसमें कुल संधियों की संख्या कितनी होगी? 90। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है बच्चन सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कवि पहले शैव था लेकिन आश्रयदाताओं के अनुरोध से जैन बन गया? ऑप्शन नंबर ए है पुष्पदंत, बी स्वयंभू, सी रहमान, डी राम सिंह। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए पुष्पदंत। पुष्पदंत क्या थे? पहले शैव थे, बाद में वे क्या हो गए? जैन बन गए। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के चिंतन पक्ष की कौन शाखा थी? बौद्ध धर्म के चिंतन पक्ष की कौन शाखा थी? ए महायान, बी हीनयान, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीनयान। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रक्रम में विभाजित किया है। तो दूसरे प्रक्रम का क्या नाम रखा था? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभाजित किया, तो उन्होंने दूसरे प्रकरण का क्या नाम रखा था? ऑप्शन ये है अपभ्रंश, बी वीरगाथा काल, सी रासोकाव्य, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश काव्य। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीसरे प्रकरण का क्या नाम रखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीसरे प्रकरण का क्या नाम रखा था? ऑप्शन ये है अपभ्रंश काव्य, बी फुटकल काव्य, सी वीरगाथा काल, डी सिद्ध काव्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
वीरगाथा काल। उन्होंने तीसरे प्रकरण का क्या नाम रखा था? वीरगाथा काल। अगला प्रश्न है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता था। यह कथन किनका है? फिर से सुनिए। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दुहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का। यह कथन किनका है? ऑप्शन नंबर ये है डॉक्टर नगेंद्र, बी सुरेंद्र वर्मा, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यह कथन किनका है? तो सबसे प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, बालचंद बिज्जावई भाषा दोहु नाही, लगई दुज्जन हासा। बालचंद बिज्जावई भाषा दोहु नहीं, लगई दुज्जन हासा। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी विद्यापति, सी स्वयंभू, डी सरहप्पा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विद्यापति। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगला प्रश्न है, अक्षर द्विकोपदेश किनकी रचना है? अक्षर द्विकोपदेश किनकी रचना है? ऑप्शन ये है डोम्भिपा, बी है सरहप्पा, सी है स्वयंभू, डी है रहमान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये डोम्भिपा का रचना है। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठता और महत्व के आधार पर किस सिद्ध का प्रथम स्थान है? यानी श्रेष्ठता और महत्व के आधार पर किस सिद्ध का प्रथम स्थान है? यानी 84 सिद्धों में कौन सा सिद्ध सबसे बुद्धिमान था, है ना? और कौन सा सिद्ध को सबसे अधिक श्रेष्ठता मिली? तो ऑप्शन नंबर ये है सरहप्पा। तो सबको पता है सरहप्पा पहले सिद्ध हैं, परंतु श्रेष्ठता और महत्व के आधार पर वे नहीं है। दूसरा सबरप्पा, कन्हप्पा, लुइप्पा। तो 84 सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ कौन थे? तो 84 सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ लुइप्पा थे। अगला प्रश्न है, बौद्धगान ओ दुहा किस भाषा में लिखा गया है? बौद्धगान ओ दुहा किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ये है हिंदी, बी है अपभ्रंश, सी है बंगला और डी है प्राकृत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंगला। अगला प्रश्न है, बौद्धगान ओ दुहा के रचनाकार कौन है? बौद्धगान ओ दुहा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ये है हरप्रसाद शास्त्री, बी है हरिप्रसाद द्विवेदी, सी है प्रबोध चंद बागाची और डी है रहमान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हरप्रसाद शास्त्री। यानी बौद्धगान ओ दुहा के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो हरप्रसाद शास्त्री हैं। अब बताइए बौद्धगान ओ दुहा किस भाषा में है? तो बंगला भाषा में है। अगला प्रश्न है, किस कवि को राहुल भद्र कहा जाता है? यानी इनमें से कौन से कवि हैं जिनको राहुल भद्र से के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ये है स्वयंभू, बी है सरहप्पा, सी है रहमान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सरहप्पा को राहुल भद्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? ये भी आई क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है। दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ये है नागार्जुन, बी सरहप्पा, सी भटकेदार, डी मधुकर कवि। तो सबको पता है कि 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन थे? सरहप्पा। और दोहा कोश इनका प्रसिद्ध रचना है। तो दोहा कोश किनकी रचना है? तो सरहप्पा का है। अगला प्रश्न है, किसे सरोज वज्र के नाम से जाना जाता है? यानी इनमें से कौन से कवि हैं जिन्हें सरोज वज्र के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ये है सरहप्पा, बी स्वयंभू, सी लुइप्पा, डी मुनिराम सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ये ऑप्शन नंबर ये सरहप्पा। सरहप्पा को सरोज वज्र भी कहा जाता है। अब बताइए सरहप्पा 84 सिद्धों में कितवें स्थान पर थे? तो इनका जो स्थान था पहला, यानी पहले सिद्ध कवि थे। और बताइए इनसे और क्वेश्चन क्या आते हैं? हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा ही माने जाते हैं। अब बताइए इनको हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य में किस रस की प्रधानता रही है? सिद्ध साहित्य में किस रस की प्रधानता रही है? ऑप्शन नंबर ये है वीर, बी है श्रृंगार, सी है शांत, डी है भयानक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिद्ध साहित्य में शांत रस की प्रधानता रही है। कैसे याद करना है? स से सिद्ध, स से शांत, है ना। सिद्ध शांत, देखिए दोनों स से है, तो इसे याद रखना है। सिद्ध साहित्य में शांत रस की प्रधानता रही है। अगला प्रश्न है, जसहर चरित्र के लेखक कौन हैं? जसहर चरित्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ये है पुष्पदंत, बी स्वयंभू, सी सरहप्पा, डी रहमान। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये जसहर चरित्र, यानी जसहर चरित्र को जसहर चरेऊ भी कहा जाता है। तो बहुत जगह जसहर चरेऊ मिलेगा, अधिकतर जगह आपको जसहर चरेऊ ही मिलेगा। तो जसहर चरेऊ यानी चरित्र के रचनाकार कौन है? तो पुष्पदंत है। अब बताइए पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति किसने कहा? तो पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति शिव सिंह सेंगर ने कहा। अगला प्रश्न है, महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए है 60, बी 61, सी 62, डी 63। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 63। अगला प्रश्न है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किनकी वाणियों को संध्या भाषा कहा गया है? सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? सबको पता है कि संध्या भाषा किनकी भाषा है? तो किनकी है? ऑप्शन नंबर डी, यानी सिद्धों की भाषा क्या थी? संध्या भाषा थी। अगला प्रश्न है, संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? ऑप्शन नंबर ये है प्रबंध काव्य, बी है खंड काव्य, सी है महाकाव्य, डी है मुक्तक काव्य। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी खंड काव्य है। अब बताइए संदेश राशक के रचयिता कौन है? तो अब्दुल रहमान हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? इनमें से कौन सी रचना है जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? पवन चरेऊ, महापुराण, जम्बूस्वामी रसा और पाहुड़ दोहा, है ना, पाहुड़ दोहा। तो पवन चरेऊ में है, महापुराण में भी कड़वक शैली का प्रयोग है, जम्बूस्वामी रासा में भी है, परंतु पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दब सहाव प्यास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है? यानी दब सहाव प्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है शालिभाद्र सूरी, बी है जिनधर्म सूरी, सी है देवसेन, डी है आगसू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? देवसेन हैं। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार की रचना कब हुई? श्रावकाचार की रचना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 933 ईस्वी, बी है 932 ईस्वी, सी है 931 ईस्वी, डी है 935 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 933 ईस्वी। अब बताइए हमको हिंदी की प्रथम रचना कौन है? तो हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है। हिंदी की प्रथम रचना कौन है? श्रावकाचार है। और श्रावकाचार किनकी रचना है? तो देवसेन की रचना है। परीक्षा में आता है हिंदी की प्रथम कवि सरहप्पा और हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार।
अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन हैं? आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है अमीर खुसरो, बी है विद्यापति, सी है ज्योतिश्वर ठाकुर और डी है कोई नहीं। तो सबको पता है कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन नंबर ए है 9, बी है 12, सी है 14, डी है 26। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9। अब हमको बताइए 12 किन की संख्या थी? तो यहाँ से 3 प्रश्न आप याद रखिएगा संख्या वाला। नाथों की संख्या 9, अलवार भक्तों की संख्या 12 और सिद्धों की संख्या कितनी थी? तो 84 थी। ये 3 प्रश्न आप याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? ऑप्शन नंबर ए है अवहट, बी है पुरानी हिंदी, सी है देसी भाषा और डी है अपभ्रष्ट भाषा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। प्रश्न आता है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। अगला प्रश्न है, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर ए है प्राकृत, बी है पाली, सी है डिंगल और पिंगल और डी है खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आदिकाल में डिंगल और पिंगल दोनों शैली में काव्य रचनाएं हुई थी। तो आदिकाल की जो मुख्य भाषा थी वो डिंगल भी थी और पिंगल भी थी, यानी डिंगल और पिंगल। अगला प्रश्न है, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है सामाजिक चेतना, धार्मिक चेतना, यहाँ चेतना होगा है ना, आश्रयदाता की प्रशंसा और राष्ट्रीय चेतना। तो इसका सही आंसर होगा, बताइए हमको, सामाजिक चेतना। तो इसमें देखिए राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना क्या है? उपेक्षित रहा है, क्योंकि आदिकाल में राष्ट्रीयता का क्या था? अभाव था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? यानी निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है अपभ्रंश की नहीं है? पवनचरू अपभ्रंश की है, पाहुर दोहा भी अपभ्रंश की है, भविष्यत कहा भी अपभ्रंश की है। लेकिन यहाँ देखिए चित्रावली, चित्रावली क्या है? अपभ्रंश का काव्य नहीं है। यह रचना क्या है? अपभ्रंश की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ये है अब्दुल रहमान, बी है अबुल कलाम, सी है अबुल हसन, डी है मलिक मोहम्मद। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबुल हसन अमीर खुसरो का मूल नाम था। मूल नाम मतलब असली नाम था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सबको पता है कि सिद्ध लोग का नाम में अंत में क्या लगा रहता था? तो पा लगा रहता था। यहाँ ऑप्शन नंबर ये सरहप्पा बिल्कुल हैं, सबरप्पा बिल्कुल हैं, लुइप्पा बिल्कुल हैं, गोपी चंद ये नहीं है ना, ये नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी गोपी चंद। गोपी चंद सिद्ध साहित्य के कवि नहीं है। अब बताइए सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। पहले सिद्ध कौन थे? सरहप्पा। और सिद्धों में सबसे बुद्धिमान कौन थे? तो सबसे बुद्धिमान श्रेष्ठ कौन थे? तो लुइप्पा थे। अगला प्रश्न है, राउल बेल किस तरह की रचना है? ऑप्शन नंबर ये है नाटक, बी गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, सी शुद्ध काव्य है, डी सूफी काव्य है। तो राउल बेल क्या है? एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहते हैं? जिसमें गद्य पद दोनों का मिश्रण होता है, उस काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब राउल बेल के रचनाकार कौन है? तो राउल बेल के रचनाकार रोड़ा कवि हैं।
कौन से कवि हैं? रोड़ा कवि हैं। राहुल बेल के रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवि आदिकाल से संबंध नहीं रखता है? ऑप्शन नंबर है अमीर खुसरो, बिल्कुल आदिकाल के कवि हैं। हेमचंद्र, ये भी आदिकाल के कवि हैं। विद्यापति, ये भी आदिकाल के कवि हैं। गदाधर भट्ट, गदाधर भट्ट जो हैं आदिकाल के कवि नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा दोहरी का नासूर। अमीर खुसरो की इस पहेली का आशय क्या है? फिर से देखिए, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सन्यासी, बी कुआं, सी खंडहर, डी प्रेमी का हृदय। एक बार और देख लीजिए, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। थोड़ा सा बुझो पहेली है, इसको बुझना है। एक बार और पढ़िए, इश्क भरा है देख ले जगत से दूर, इश्क भरा है देख ले जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। लगाइए, दिमाग लगाइए। इश्क भरा है देख ले, क्या देख ले? भरा है देख ले जगत से दूर, यानी धरती से दूर, यानी अंदर की ओर, अंदर की बात करें। एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर, तो क्या होगा सही आंसर? कुआं, है ना? क्या होगा? कुआं। सबको पता है कि अमीर खुसरो पहेली मुकरियों के लिए क्या थे? बहुत ही प्रसिद्ध थे। प्रश्न आता है कभी कभी कि इनमें से कौन सा कवि पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध है, या किनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है? तो अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों के सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सरहप्पा, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी है हेमचंद, सरहप्पा, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान। सी है पुष्पदंत, सरहप्पा, हेमचंद, अब्दुल रहमान। डी है सरहप्पा, हेमचंद, अब्दुल रहमान, पुष्पदंत। यहाँ अवधमान है पर अब्दुल रहमान का ही वो नाम था। अब यहाँ देखिए, सबको पता है सरहप्पा पहले कवि थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी और सी तो खत्म हो गया। अब बचा ऑप्शन नंबर ए और डी, सरहप्पा, पुष्पदंत। तो सबको पता है कि पुष्पदंत अपभ्रंश के दूसरे कवि थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है परमाल रासो, बी बिसलदेव रासो, सी खुमान रासो, डी हमीर रासो। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाल रासो। आल्हा खंड में आल्हा और ऊदल की वीरता का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिसलदेव रासो के लेखक कौन है? यानी बिसलदेव रासो के रचनाकार इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए है नाल सिंह, बी नरपति नाल, सी जगनिक, डी रहमान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरपति नाल। नरपति नाल क्या है? बिसलदेव रासो के रचनाकार हैं। अब बताइए, बिसलदेव रासो काव्य तो सभी क्या थे? वीर काव्य थे। तो बताइए, रासो काव्य, ये बिसलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है? तो बिसलदेव रासो एक श्रृंगारिक काव्य है। अगला प्रश्न है, खुमान रासो के लेखक कौन है? यानी खुमान रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है नल सिंह, बी है नरपति नाल, सी है दलपति विजय, डी है सारंगधर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो खुमान रासो के रचयिता हैं दलपति विजय। अगला प्रश्न है, दोहा कोश का संपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है हरप्रसाद शास्त्री, बी है राहुल सांकृत्यायन, सी है किशोरी लाल, डी है प्रबोध चंद बागची। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी दोहा कोश के संपादक कौन है? तो प्रबोध चंद बागची है। अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति के लेखक कौन है? माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी नल सिंह,
डी दलपति विजय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्यापति। अगला प्रश्न है आत्मबोध किनकी रचना है? आत्मबोध किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है जालंधर नाथ, बी मत्स्येंद्र नाथ, सी गोरखनाथ, डी उपर्युक्त सभी। तो आत्मबोध किनकी रचना है? तो सबको पता है आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। अगला प्रश्न है गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किसने किया? गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किसने किया? याद रखिएगा कि गोरखनाथ की जितने भी रचनाएं हैं सबका संकलन गोरखबानी नाम से किया गया है। और यह किसने किया? यहाँ ऑप्शन नंबर ये है प्रबोध चंद बागची, बी है पीताम्बर दत्त बड़थवाल, सी है राहुल सांकृत्यायन, डी है सोमेश्वर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अगला प्रश्न है संदेश राशक में किसका चित्रण किया गया है? ऑप्शन नंबर ये है विक्रमपुर की वियोगनिका, बी भयानक रस का, सी रामगढ़ की वियोगनिका, डी जयपुर की वियोगनिका। तो क्या आंसर होगा? सबको पता है कि संदेश राशक किनका रचना है? अब्दुल रहमान की रचना है और इसमें विक्रमपुर की वियोगनी का वर्णन किया गया है, जिसका पति उसे छोड़कर प्रवास की ओर चला जाता है, जो वापस लौटकर नहीं आता है, तो उसके प्रेम के विरह में वो किसी प्रवासी वहाँ जा रहा होता है, उसी से उसे संदेश पहुँचाता है। अगला प्रश्न है विद्यापति की कौन सी रचना संपादित होकर अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है? विद्यापति की कौन सी रचना संपादित होकर अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है? ऑप्शन नंबर ए है कृतिलता, बी है कृति पताका, सी है पदावली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कि इनका एक रचना है कृति पताका, जो अभी तक संपादित हुई है परंतु प्रकाशित नहीं हुई है। अब हमको बताइए कृतिलता और कृति पताका की भाषा क्या है? तो अवहट है। क्या है? अवहट है। अगला प्रश्न है और इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है, यानी आज के क्लास के अंतिम प्रश्न। सहजयान के प्रवर्तक कौन थे? सहजयान के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर ये है सबरप्पा, बी लुइपा, सी सरहपा, डी डोम्भिपा। तो इसका सही आंसर होगा सहजयान के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी सरहपा थे। पूरी टेस्ट सीरीज देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। जब मैं अगला टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। धन्यवाद।